नमस्कार रेल साथियों। वेलफेयर इंस्पेक्टर के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अहमदाबाद डिवीजन का ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है। WI वेलफेयर इंस्पेक्टर 35% कोटा का है। समय आप देख रहे होंगे 2 आवर्स। डेट भी आप देख रहे होंगे 16 मार्च 2023। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। मार्क्स एंड रेड हैं। SWI स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर। अभी हाल ही में अहमदाबाद डिवीजन में 16 मार्च 2024 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है और वेलफेयर इंस्पेक्टर है वो आपके लेवल 6 में आते हैं और लेवल 6 की जो बेसिक होती है वो होती है 35,400 रुपए। इसके अलावा वेलफेयर इंस्पेक्टर कार्मिक विभाग के अंतर्गत के अधीन कार्य करते हैं। कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर HOER की श्रेणी के अनुसार एक्सक्लूडेड में आते हैं। और वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो मेडिकल कैटेगरी होती है वो C1 होती है। मेडिकल कैटेगरी होती है वो C1 होती है। 4200 पे ग्रेड में होते हैं ये। लेवल 6 बेसिक 35,400 रुपए। इसके अलावा इसमें पेपर में 1/3 नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। राजभाषा के 10% इसमें दिए गए हैं। 100% आपको मैक्सिमम करने हैं। टोटल 110% है और पास होने के लिए कम से कम 60% अंक यानी 100 में से 60 अंक आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, अन्यथा आप इस नंबरों के खेल में बाहर हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज पर द वेजेज एक्ट द मिनिमम रेट ऑफ वेजेज ऑन टाइम वर्क बेसिस में बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंशन विथ वेतन अधिनियम के अनुसार समय पर काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर तय की जा सकती है। तो ये प्रति घंटे, प्रतिदिन, पर महीने यानी कि बाय द हावर, बाय द डे, बाय द मंथ यानी प्रति घंटे, दिन के अनुसार और महीना के अनुसार तय की जा सकती है। ऑल ऑफ देम सभी के साथ। तो यहाँ डी आंसर अपन ले लेंगे। डी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एम ऑफ ऑपरेशन त्रिशूल लॉन्च्ड बाय CBI वाज। CBI द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन त्रिशूल का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन त्रिशूल देश से जो अपराधी भाग जाते थे दूसरे देशों में, उनका पता लगाना, उनको पकड़ करके वापस लाना और उन पर कानूनी कार्रवाई करना, ये ऑपरेशन त्रिशूल का उद्देश्य है। वर्ष 2022 में 27 भगोड़ों को दूसरे देश से पकड़ के लाया गया है और उन पे कानूनी कार्रवाई चल रही है। 2023 में भी 6 भगोड़े और पकड़े हैं, उन पे भी कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ ऑप्शन क्या लेंगे? यहाँ ऑप्शन लेंगे विदेश में रह रहे भगोड़ों को वापस लाने के लिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल चलाया जा रहा है। यहाँ जो पहला ऑप्शन है कि जो इंडिया में क्राइम करके अपराधी भाग गए दूसरे देशों में, उनको पकड़ करके लाना और उन पे कानूनी कार्रवाई करना, उनको सजा देना, ये ऑपरेशन त्रिशूल का कानूनी कार्रवाई करना, ये ऑपरेशन त्रिशूल का उद्देश्य है। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ 3 की बात करेंगे। विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 डील्स विथ ट्रांजेक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम चल संपत्ति के लेन देन से संबंधित है? तो यहाँ चल संपत्ति के लेन देन से 18 संबंधित है।
और जो 18A है, जो 18A है वो आपके अचल संपत्ति खरीदने के लिए है, अचल संपत्ति खरीदने के लिए है। ये जो 18 है ये चल संपत्ति के बारे में उल्लेख है और ये अचल संपत्ति खरीदने के लिए 18A। तो यहाँ चल संपत्ति के लिए पूछा था तो 18 हो जाएगा, अचल संपत्ति खरीदने के लिए बोलता तो फिर 18A हो जाता। इसके अलावा जो यहाँ पर जो मुख्य मुख्य हैं वो पूछे जा सकते हैं, उनमें आपका 15A है जो रेलवे क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है। 3rd C है जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेलवे फीमेल एम्प्लॉय से है। उसके अलावा यहाँ 22 है जो मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित है। कोई भी रेलवे कर्मचारी ड्यूटी पर जाने से 8 घंटे पहले, ड्यूटी पर जाने से 8 घंटे पहले कोई भी नशीली गोलियां, मादक पदार्थ, शराब, बियर आदि नहीं पिएगा। ये रूल नंबर 22 में है। 22A है वो आपके 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार पर नहीं लगाना, ये 22A के अंतर्गत आता है। और 13A है, 13A दहेज से संबंधित है। कोई भी रेलवे कर्मचारी न तो दहेज लेगा और न दहेज देगा। यहाँ जो रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 है वो है आपका राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव में भाग लेने से, यानी कि कोई भी रेलवे कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा, चुनाव में भाग नहीं लेगा। नियम 8 भी कई बार यहाँ पूछा जाता है तो वो प्रेस, मीडिया, अखबार, टीवी, रेडियो से संबंधित है। और नियम नंबर जो 9 है वो सरकार की आलोचना से संबंधित है। नियम नंबर जो सरकार की आलोचना से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर इनको याद करने के बाद अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एज पर द वेजेज एक्ट शैल बी वुमेन ऑफ द टोटल मेंबर्स इन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। वेतन अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में कुल सदस्यों में महिलाएं होंगी तो वो 1/3 होगी, 1/3 यानी 1/3। ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विक्टोरिया अजेरेंका, विक्टोरिया अजेरेंका इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? विक्टोरिया अजेरेंका किस खेल से संबंधित है? तो विक्टोरिया अजारेंका ये टेनिस खिलाड़ी है। ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी है और ये विश्व की पूर्व विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी है। 2012 में इसने पहली बार शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी। अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी है ये विक्टोरिया अजारेंका। पूर्व की ये नंबर विश्व 1 की खिलाड़ी है। 2012 में इसने शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी। तो ये टेनिस से संबंधित है, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है ये, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आरबी लेटर 54/2022 इज रिलेटेड विथ। जो आरबी लेटर है 54/2022 ये किससे संबंधित है? तो ये आपके रजिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पोस्ट यानी पदों का पुनर्वितरण से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। सेक्शन 30 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज अबाउट। फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 30 के बारे में यहाँ पूछा गया है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में बना था और ये 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था। इफेक्ट जो लागू हुआ था ये, यानी जो प्रभावी हुआ था वो 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ था। फैक्ट्री एक्ट अधिनियम 1948 दो बार ये अब तक संशोधित हो चुका है, 2 बार ये अब तक संशोधित हो चुका है। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुआ और दूसरी बार ये 2016 में संशोधित हुआ। यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ उसकी धारा 30 के बारे में पूछा गया है कि धारा 30 किससे संबंधित है? तो वो रिवॉल्विंग मशीनरी यानी घूमने वाली मशीनरी से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एसडीजीएम का नाम पूछा गया है। आप भी अपने जोन में एसडीजीएम साहब का नाम याद कर लें, यानी एसडी
जीएम साहब का नाम याद कर लें जिस भी जोन में आप हैं, पीसीपीओ का नाम याद कर लें, सीआरबी का तो खैर आप जानते ही होंगे, रेलवे मिनिस्टर का भी आप जानते होंगे। तो आप सीनियर डीजीएम का नाम पूछा गया तो यहाँ पश्चिमी रेलवे का पूछा गया है, वेस्टर्न रेलवे के, यानी सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर कौन है, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर कौन है वेस्टर्न रेलवे के, तो वो आपके सलभ गोयल जी हैं, श्री सलभ गोयल जी सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। तो ये ऑप्शन जो बी दे रखा है ये राइट हो जाएगा। आप भी अपने जिस जोन में हैं उस जोन का सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर का नाम याद रखें, पीसीपीओ का नाम याद रखें, ये पूछे जाते हैं। 9 है, हु प्रोपाउंडेड द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत है ये एक बुक का नाम है, ये एक पुस्तक का नाम है और ये प्रकाशित हुई थी आपके 1911 में। और इसके राइटर कौन थे, इसके राइटर थे फेडरिक विंसलो टेलर, फेडरिक विंसलो टेलर इसके राइटर थे। और फेडरिक विंसलो टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, यांत्रिक इंजीनियर थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, जिसका प्रकाशन 1911 में हुआ था। तो इसका प्रतिपादन किसने किया, तो फेडरिक विंसलो टेलर ने किया। ऑप्शन डी है जो यहाँ बिल्कुल सही है। और ये जो फेडरिक विंसलो हैं एक यांत्रिक इंजीनियर थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ग्रेट मैन फॉर इज ऑन लीडरशिप एज्यूम दैट, नेतृत्व पर महान व्यक्ति सिद्धांत यही मानते हैं, नेतृत्व की क्षमता अंतर्निहित है, बिल्कुल करेक्ट है। यह मुख्य रूप से एक पुरुष गुण है। यहाँ पर महान व्यक्तियों की जो महान व्यक्ति सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पूछा गया है, तो उनके अनुसार जो यहाँ दिया गया है वो तीनों यहाँ सही हैं। ये मानते हैं जो महान व्यक्ति सिद्धांत है उसके अनुसार नेतृत्व की क्षमता अंतर्निहित है, ये मुख्य रूप से पुरुष गुण है और महान नेताओं का जन्म होता है। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो दिए गए हैं बिंदु ये तीनों सही हैं। तो यहाँ ऑप्शन में यहाँ लिया है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी विकल्प सही हैं, तो अपन भी यहाँ डी आंसर ले लेंगे। उसके बाद 11 है 11 विच इज नॉट द बेनिफिट अवेलेबल अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 1968, यानी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कौन सा लाभ उपलब्ध नहीं है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार लाइट वर्क फॉर 10 वीक्स, सप्ताह तक, ये मातृत्व लाभ की बात हो रही है यहाँ। तो 10 सप्ताह तक हल्का काम, बिल्कुल सही है। ये फीमेल एम्प्लॉय है जो आपके जब तक वो गर्भवती है 10 सप्ताह तक वो हल्का काम करेगी। अपन घर में भी ऐसा करते हैं कि भारी काम नहीं करने दिया जाता है। इम्यूनिटी फ्रॉम डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की अनुपस्थिति के दौरान बर्खास्त किससे प्रतिरक्षा, ये भी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव, 26 सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश, मैं कई बार वीडियो में बताता रहता हूँ, तीनों बताता हूँ, 180 दिन भी बताता हूँ और 6 मंथ भी बताता हूँ और आपको 26 वीक्स भी बताता हूँ। वो 26 वीक्स क्यों बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ कि आज ये आपके सामने है ऑप्शन सी, 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश। तो यहाँ तीनों सही है, यहाँ तीनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 1-2 मिनिमम एज ऑफ ए चाइल्ड टू वर्क इन फैक्ट्री इन इंडिया इज, भारत में फैक्ट्री में काम करने के लिए एक बच्चे की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो वो 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के जो 22A है उसके अनुसार भी 14 वर्ष है, यानी किसी भी फैक्ट्री में कार्य करने के लिए 14 साल से कम उम्र का बच्चा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 14 ईयर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 13 एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है जो यहाँ है 5 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इज रिक्वायर्ड, 5 ईयर्स सर्विस कंटिन्यूस सर्विस इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा है completion of continuous service of 5 years shall not be necessary vary the termination of the employment of any employee is due to death or
एबलमेंट यानी ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5 वर्ष की निरंतर सेवा आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट। जहाँ किसी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के कारण रोजगार समाप्त किया गया हो वहाँ 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं होगा। हाँ, विकलांगता के मामले में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ ए और दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम फर्स्ट इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वॉल्यूम फर्स्ट 228 यानी द इरोनियस प्रमोशन केसेज आर टू बी डील्ड अंडर विच रूल ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम फर्स्ट। त्रुटिपूर्ण पदोन्नति के मामलों में IREM इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल खंड फर्स्ट के किस नियम के तहत निपटाया जाता है? तो 228 बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 15 है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रन अंडर HOAR? HOAR के अंतर्गत मैट्रन का वर्गीकरण क्या है? तो मैट्रन है वो आपके एक्सक्लूडेड में आते हैं। एक्सक्लूडेड में कौन कौन आते हैं? आपके जो JEE और SSC होते हैं, JEE और SSC होते हैं यानी पर्यवेक्षक, वो भी एक्सक्लूडेड में आते हैं। आपका जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है वो भी एक्सक्लूडेड में आता है। आपका जो मैट्रन है ये भी एक्सक्लूडेड में आता है। आपका रेलवे स्कूल का कर्मचारी है वो भी मैट्रन में आता है। तो यहाँ एक्सक्लूडेड रेलवे स्कूल का कर्मचारी, मैट्रन, वेलफेयर इंस्पेक्टर, JEE SSC पर्यवेक्षक, ये सभी एक्सक्लूडेड में आते हैं। तो ऑप्शन क्या ले लेंगे? ऑप्शन यहाँ बी ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 16 की। व्हेन डिड द ट्रेड यूनियन 1926 केम इनटू फोर्स? ट्रेड यूनियन है ये आपके 1926 में बना था और ये जो लागू हुआ था वो 1 जून 1927 को लागू हुआ था। तो यहाँ 1 जून 1927 ऑप्शन सी में है जो कि करेक्ट आंसर है, तो सी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 17 की बात करेंगे। एज पर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पैरा 1108 हाउ मच मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम इज परमिसिबल फॉर मोर देन 2000 किलोमीटर इन केस ऑफ ट्रेवल बाय एयर? IIEM पैरा यानी इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल पैरा 1108 के अनुसार 1108 के अनुसार ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हवाई यात्रा के मामले में 2000 किलोमीटर से अधिक के लिए अधिकतम कितना समय शामिल होने की अनुमति है? ये उस स्थिति में है जब आपको म्यूचुअल ट्रांसफर या ओन रिक्वेस्ट पे ये शर्तें लागू नहीं है। ये शर्तें कब लागू हैं? जब रेलवे आपका ट्रांसफर करती है। जब रेलवे आपका ट्रांसफर करती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, तो यदि उस स्टेशन की दूरी 0 किलोमीटर से 1000, 0 किलोमीटर से या 1 ले लीजिए, 1 किलोमीटर से 1000, 1000 किलोमीटर तक करती है तो आपको 10 दिन मिलते हैं, और 1000 से 2000 के बीच करती हैं तो आपको 12 दिन मिलते हैं, और 2000 से अबोव करती हैं तो आपको 15 दिन मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि किसी स्टेशन की दूरी 2000 से अबोव है और आप बाई एयर जाते हैं, बाई एयर, एयर का मतलब हवाई जहाज से जाते हैं, लेकिन दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव होनी चाहिए। दूरी कितनी होनी चाहिए? 2000 किलोमीटर से अबोव होनी चाहिए। तो फिर आपको 12 दिन का अवकाश मिलेगा, यानी 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो 12 दिन आपके ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर ये प्रश्न है जो यहीं समाप्त नहीं होता, इसके आगे भी चलता है। आगे क्या चलता है? मान लीजिए ये जो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और बाई एयर जाता है तो 12 दिन, ये जो छुट्टियां मिलती हैं, और इन छुट्टियां जो मिलती हैं उन छुट्टियों में यदि कर्मचारी पहले ही जाके ज्वाइनिंग कर लेता है, मान लीजिए बाई प्रो एरोप्लेन गया और 1 दिन में ही पहुंच गया, तो 12 में से 1 जाने के बाद 11 दिन बच गए, तो इन 11 दिन का क्या? तो ये 11 दिन आपके LAP में काउंट हो जाएंगे, ये भी यहाँ ध्यान रखें। तो यहाँ 12 दिन आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो डी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 18 है, RB लेटर 155/2022 इज अबाउट। 155/2022 किसके बारे में है? तो ये अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर्स, कुछ संवर्गों का वेतन संरचना के उन्नयन के बारे में है, तो ये सी आंसर यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19 है, इन द रेलवे कॉन्टेक्स्ट व्हाट डज फ्रेम
पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। रेलवे के संदर्भ में प्रेम का अर्थ क्या है? तो यहाँ प्रेम की फुल फॉर्म है पार्टिसिपेशन, बीच में यहाँ ऑफ आ जाएगा, आर से यहाँ रेलवे हो जाएगा, ई से यहाँ एम्प्लॉयज हो जाएगा, बीच में इन आ जाएगा और एम से यहाँ मैनेजमेंट हो जाएगा। तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, तो ये ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो 20 है, हु इज कंपोर्टेंट अथॉरिटी टू अप्रूव कंपनसेशन नेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट टू मैरिड डॉटर। विवाहित पुत्री को अनुपंक आधार पर नियुक्ति स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो जो करंट में इसका जो सक्षम प्राधिकारी है वो आपके डीआरएम साहब हैं। और इस जो प्रश्न में उत्तर जीएम क्यों दे रखा है? इसमें जीएम इसलिए दे रखा है कि पहले ये शक्तियां जीएम साहब के पास थी, लेकिन करंट में ये डीआरएम साहब के पास आ गई है, इसलिए पुराने हिसाब से इसका उत्तर यहाँ जीएम दे रखा है, ऑप्शन डी। और दूसरा कारण यह है कि इसमें एडीआरएम, इसमें जो डीआरएम है वो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ एडीआरएम दिया हुआ है, यहाँ पीसीपीओ दिया हुआ है, यहाँ एसडीजीएम दिया हुआ है। तो यहाँ डीआरएम साहब नहीं दिए हुए हैं ऑप्शन में, इसलिए भी इसका उत्तर जीएम महोदय हो जाते हैं। ये कारण ये भी है कि इसमें डीआरएम साहब कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो जीएम इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन करंट की बात करें तो करंट में ये शक्तियां डीआरएम साहब के पास आ चुकी है, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग अपन हल करें तो यहाँ जीएम राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगर यहाँ ऑप्शन में डीआरएम साहब होते तो फिर अपन ऑप्शन डीआरएम साहब का ऑप्शन लेते, यानी कि डीआरएम करेक्ट उत्तर हो जाते। चलिए उसके बाद 21 है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ए बेंच अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत पीठ की संरचना क्या है? देखिए एडिशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, इसके तहत यह है कि जैसे कैट है तो कैट में जो डीबी होती है, डीबी कैट में जो, कैट का मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और ये आपके आया था कैट 20 नवंबर 1985 को। तो कैट में जो बेंच होती है वो डीबी बेंच बोलते हैं उसको, यानी कि डी से डबल, बी से बेंच, यानी डीबी बोलते हैं डबल बेंच। तो डबल बेंच में क्या होते हैं? दो जज होते हैं। डबल बेंच में क्या होते हैं? दो जज होते हैं। दो जज, एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है। ये जो डीबी होती है, सिंगल डीबी और डबल डीबी, तो कैट में डीबी बैठती है, जब डीबी नहीं होती तो सिंगल बेंच भी बैठती है। तो ये डीबी में एक तो होता है आपका जुडिशियल मेंबर और एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। तो ये दो जज बैठते हैं, उनको डीबी बोला जाता है, डबल बेंच। तो जो ये ट्रिब्यूनल एक्ट है उसके तहत ये पीठ के तहत ये संरचना की गई है कि यहाँ दो जज होंगे, तो एक जज होगा आपका जुडिशियल मेंबर और एक होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। तो ये आपके यहाँ ऑप्शन ए में बताया गया है, 1 जुडिशियल मेंबर एंड 1 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। अब यहाँ ऑप्शन ए है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 22 की बात करेंगे, 22, when salary and wages of employees are drawn from the budget of a specified project, what are the such posts called। जब कर्मचारियों का वेतन और पारिश्रमिक किसी निर्दिष्ट परियोजना के बजट से लिया जाता है तो ऐसे पदों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पदों को वर्क चार्ज पोस्ट बोला जाता है, जो कि आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, कार्य प्रभावित पद। तो यहाँ सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है, वर्क चार्ज पोस्ट, सी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 23 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्म्स द पावर्स ऑफ ए हाई कोर्ट टू हियर ए रिट पिटिशन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट याचिका सुनने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो आपका आर्टिकल 226 है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर अपना यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 है, अंडर विच प्लान हेड डज एक्सपेंडिचर प्रोपोजल्स फॉर स्टाफ वेलफेयर कम, यानी कर्मचारी कल्याण हेतु यह प्रस्ताव किस हेड के अंतर्गत आते हैं? तो कर्मचारी कल्याण के लिए आपका जो प्लान हेड होता है वो होता है 51, और जो आपका 53 है, 53 है वो है पैसेंजर एमिनिटीज से, यानी यात्री सुविधाओं से,
और जो आपका 65 है वो है आपका HRD और ट्रेनिंग से, HRD और ट्रेनिंग से है, HRD और ट्रेनिंग से है। और जो 52 है वो है स्टाफ क्वार्टर से, स्टाफ क्वार्टर से है। इसके अलावा आपको 41 है वो M&P मशीन एंड प्लांट से है। 42 है वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट से है। उसके अलावा जो 21 है वो आपका RSP से है। और जो 31 है वो ट्रैक रेनेवाल से है, ट्रैक रेनेवाल से है। तो ये मोस्ट थे जो मैंने आपको सारे बता दिए। यहाँ पे 51 कर्मचारी कल्याण से है, 53 पैसेंजर अमेनिटीज से है, 65 है जो HRD और ट्रेनिंग से है, 52 स्टाफ क्वार्टर से है और 51 आपका यहाँ कर्मचारी कल्याण से पूछा गया है। उसके अलावा जो 41 है M&P मशीन एंड प्लांट से है, 42 वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट से है, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से आपका 21 है और 31 है जो ट्रैक रेनेवाल से है। तो ये मोस्ट मैंने आपको बता दिए जो प्रश्न पत्रों में घूमते हैं हर बार। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है प्लान हेड 51 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 है कैलकुलेट DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी एट द टाइम ऑफ सुपरन्यूशन बेसिक पे 40,800 रुपए, DA 42%, क्वालिफाइंग सर्विस 28 ईयर्स। सेवानिवृत्ति के समय DCRG की गणना करें। मूल वेतन 40,800 रुपए और DA 42%, एरक सेवा 28%। तो कर लेते हैं DCRG की गणना कर लेते हैं अपन, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ कर लेते हैं, नीचे जगह है, चलो यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो ये बेसिक है 40,800 इसका 42% जो DA दे रखा है वो निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ये लिखा अपन ने, यहाँ कर लेते हैं 40,800 का 42% निकालिए। 40,800 का 42% निकालेंगे। 42% का ये चिन्ह है तो यहाँ 100 आ जाएंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी तो ये 408 बचेंगे। 408 को 42 यानी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे आपके पास 17,136 आएंगे, 17,136 आएंगे। फिर इस ये जो अपनी बेसिक है 40,800 इसमें बेसिक जोड़ देंगे, 40,800 इसमें जोड़ देंगे तो यह आ गया आपका 6, 3, 1, 7 और 5, ये 57,136 रुपए आ गए। यानी कि बेसिक 40,800 और बेसिक का 40,800 का 42% कितना हो गया 17,136 और ये बेसिक 40,800, ये दोनों मिला के हो गए 57,136। तो अपन यहाँ 57,100 57,819 सॉरी साथियों 57,936 आते हैं ये। तो 57,936 को यहाँ एरक से हुआ 28 डिवाइड बाई 2 करते हैं, डिवाइड बाई इसमें 2 करते हैं, यानी एरक सेवा को आप कर देते हैं तो 2 से भाग दे देंगे तो ये 14 आ जाएंगे। अब 57,936 को अपन मल्टीप्लाई 14 से कर देंगे 14 से। तो जब 57,936 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे अपने पास 8,11,104 आ जाएंगे जो कि अपने ऑप्शन सी में है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 है कैलकुलेट लीव एनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ सुपरनेशन बेसिक पे 56,100, DA 42%, LAP 256 और LHAP 200। सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण की गणना करें। मूल वेतन 26,100, DA 42%, LAP 256। चलो ये भी देख लेते हैं। अवकाश नकदीकरण करते हैं, कैसे करते हैं अवकाश नकदीकरण देखते हैं। यहाँ टोटल LAP कितनी है 256, जबकि LAP कितने दिनों का होता है 300 दिन का नकदीकरण होता है। लेकिन बंदे के पास क्या है 200 LHAP इसने जोड़ रखी है तो यहाँ से कितनी कम पड़ रही है 300 में, यहाँ 256 दे रखा है तो 256 दे रखा है तो ये पड़ रही है आपके 44 LHAP। 44 LHAP ले लेंगे, कहाँ से लेंगे 44 LHAP,
44 LHAP 200 में से ले लेंगे, लेकिन ये 44 LHAP कितनी छुट्टियों का काम करेगी, ये सिर्फ इसका ऑफ कर देंगे, 22 छुट्टियों का काम करेगी। तो ये 22 छुट्टियां यहाँ जोड़ देंगे 256 में। तो 256 में 22 जोड़े तो ये 8, 5 2 7 और ये 278। तो यानी अपने को जो पेमेंट मिलेगा वो 278 LAP का मिलेगा। वो पेमेंट कितनी LAP का मिलेगा, 278 का। क्यों मिलेंगे, क्योंकि 44 जो LHAP है इसका हाफ हो जाता है, यानी 22 का ही मिलता है। हाफ क्यों हो जाता है, क्योंकि डबल डबल करनी पड़ती है, यानी कि डबल कटती है। तो यहाँ 44 का हाफ कर देंगे, 22 का ही पेमेंट मिलेगा, फुल पेमेंट 22 का। तो 256 में 22 जोड़ देंगे, 278 आ जाएंगे। तो ये 278 आ जाएंगे। अब 278 में कैसे निकालेंगे, 278 LAP हो गई अपने। और महीनों की संख्या करें तो महीनों के लिए 30 का भाग देंगे, तो ये आ जाएंगे आपके 9 महीने और 8 दिन का पेमेंट, यानी 9 मंथ और 8 डेज का पेमेंट अपना नकदीकरण के समय बनेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, 56,100 आपकी बेसिक है और 42% DA है। तो यहाँ 56,100 का 42% पहले निकाल लेते हैं। तो ये 42% है, तो यहाँ 100 हो जाएगा और ये 00 से 00 कटेगी। तो ये 561 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये अपने पास आ जाएंगे 23,562 आ जाएंगे। 23,562 रुपये आ जाएंगे 42% 56,100 के। तो ये 56,100 इसमें अब जोड़ देंगे। ये जोड़ेंगे तो अपने को प्राप्त होंगे 2, 6, 6, 9 और 7, यानी 79,662 रुपये एक महीने के। एक महीने के कितने होंगे, 79,662 रुपये। तो ये एक महीने के 79,662 होते हैं। तो अपने को 278 के निकालने हैं। 278 का मतलब 9 महीने 8 दिन के। तो 9 महीने 8 दिन के लिए पहले तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 79,662 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राशि अपने पास आती है 7,16,958। 7,16,958 आती है। 7,16,958 आती है, ये 9 महीने का। उसके बाद बचते हैं अपने 8 दिन। तो 8 दिन का जब यहाँ निकालते हैं, 79,662 ये 30 दिन का है। तो यहाँ जब 8 दिन का निकालेंगे तो 8 दिन की राशि आएगी आपके 21,242 आएगा 8 दिन का पेमेंट। तो ये 8 दिन का और जोड़ देते हैं इसमें 21,242। तो ये राशि हमको प्राप्त होगी 73,000 सॉरी 7,38,000 7,38,200 रुपए। 7,38,200 रुपए। तो अपन ये देख लेते हैं 7,38,200 रुपए इस ऑप्शन में एक का है। एक का कोई फर्क नहीं है, यहाँ ये कोई फर्क नहीं है, 201 200 में कोई अंतर नहीं है। तो अपन यहाँ 7,38,200, तो यहाँ नजदीक हम जो 7,38,200 है ये यहाँ बिल्कुल डी करेक्ट हो जाता है। यानी कि रिटायरमेंट के समय 256 में यहाँ 44 LHP ले लेंगे, उसका आप कर देंगे 22, तो 278 दिन का LAP का नकदीकरण हो जाएगा, जो कि आएगा आपको 7,38,201 रुपये। यानी डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। तो डी आंसर यहाँ ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, फॉर क्लेमिंग हॉस्टल सब्सिडी व्हाट इज द प्री कंडीशन रिगार्डिंग डिस्टेंस बिटवीन रेजिडेंस एंड हॉस्टल। छात्रावास सब्सिडी का दावा करने के लिए निवास और छात्रावास के बीच की दूरी के संबंध में पूर्व शर्त क्या है। यानी कि हॉस्टल सब्सिडी दावा करने के लिए आपके निवासी स्टेशन से छात्रावास की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये जो 50 किलोमीटर है ये बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 किलोमीटर की दूरी होना जरूरी है हॉस्टल सब्सिडी के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे 28, व्हाट विल बी द मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिफाइड कैटेगरी ऑफ कॉमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सीधी भर्ती के लिए वाणिज्यिक एवं टिकटिंग स्टाफ की एकीकृत श्रेणी का वर्गीकरण क्या है। यहाँ पे जो पूछा गया है
वो कॉमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ के लिए पूछा गया है। तो इसके लिए आपका B2 हो जाता है, B2 हो जाता है कॉमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ के लिए। ये जो C1 दे रखा है ये वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए है, और ये जो A2 दे रखा है ये 2 आपके स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, गार्ड, इसके लिए दे रखा है। स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए A2 होता है। और ये जो B1 दे रखा है ये ट्रैक 1, ये आपके ट्रैकमैन का है, ट्रैकमैन का। B1 आपके ट्रैकमैन का हो जाएगा। A2 होता है जो आपके स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के लिए होता है। C1 आप वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए हो जाएगा। B2 यहाँ कॉमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ के लिए पूछा गया है तो B2 हो जाएगा। इसके अलावा आपके LLP यानी लोको पायलट का पूछा जाता है, लोको पायलट के लिए A1 हो जाएगा, लोको पायलट के लिए A1 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ ड्यूटी पास ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ लेवल 1। जो लेवल 1 का कर्मचारी होता है उसके यहाँ ड्यूटी पास की श्रेणी पूछी गई है, कौन सी है। लेवल 1 के लिए जो पास मिलता है वो सेकंड क्लास स्लीपर पास मिलता है, और लेवल 1 की जो बेसिक होती है वो 1800 रुपये होती है, वो 1800 रुपये सॉरी 18,000 रुपये होती है। लेवल 1 की बेसिक 18,000 होती है। लेवल टोटल 18 है, लेवल टोटल 18 है, और लेवल जो टोटल 18 है उसमें L18 की जो बेसिक होती है वो 2.5 लाख रुपए होती है, वो 2.5 लाख रुपए होती है। लेवल 17 की बात करें तो ये आपके 1,25,000 हो जाएगी, 1,25,000 हो जाएगी। यहाँ लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के लिए आपके 19,900 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद लेवल 3 की बात करें तो 21,700 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद लेवल 4 की बात करें तो 25,500 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद लेवल 5 की बात करें तो 29,200 हो जाते हैं। उसके बाद लेवल 6 की बात करें तो 35,400 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद हम लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 में 44,900 हो जाते हैं। और उसके बाद यदि लेवल 8 की बात करें तो लेवल 8 में 47,600 रुपये हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक प्रश्न में L14 की बेसिक पूछी गई थी, L14 की, तो उसमें आपके 1,44,200 रुपये होते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया था, यहाँ तो लेवल 1 का पास का पूछा गया था, वहाँ सेकंड क्लास स्लीपर पास हो जाएगा। पास यहाँ 4 होते हैं, फर्स्ट क्लास ए पास और फर्स्ट क्लास पास। फर्स्ट क्लास ए पास होता है, व्हाइट कलर का होता है, और फर्स्ट क्लास जो पास होता है वो ग्रीन का होता है, यानी ए हट जाता है। फर्स्ट क्लास पास होता है वो ग्रीन का होता है। और यहाँ पे जो सेकंड क्लास ए पास पूछा गया है, द्वितीय श्रेणी ए पास, ये इसका जो कलर होता है वो येलो येलो होता है। लेकिन अब तो यहाँ कलर का कोई रोल नहीं रह गया है, क्योंकि आपको ऑनलाइन पास मिलते हैं तो कलर की कोई वो नहीं है। फर्स्ट क्लास ए पास, फर्स्ट क्लास पास, और उसके बाद सेकंड क्लास ए पास, और उसके बाद सेकंड क्लास स्लीपर पास। तो यहाँ लेवल 1 के लिए ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम 30 पे आते हैं। हाउ मेनी बर्थ में ए गोल्ड पास होल्डर गेट रिजर्व इन फर्स्ट एसी क्लास। एक गोल्ड पास धारक कितने बर्थ, यानी ये जन्म, ये बर्थ है, बर्थ यानी कि जो रिजर्वेशन कराते हैं वो बर्थ होती है, जन्म यहाँ प्रिंटेड मिस्टेक है। कितने बर्थ वो आरक्षित करवा सकता है गोल्ड पास का। तो गोल्ड पास का हकदार कौन है, गोल्ड पास के जो हकदार हैं वो अपने जीएम महोदय हैं, और जीएम महोदय से ऊपर के रेलवे बोर्ड के अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अधिकारी। तो यहाँ रेलवे बोर्ड और आपके जीएम साहब गोल्ड पास के हकदार हैं। तो यहाँ गोल्ड पास के लिए वो 2 बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं, 2 बर्थ आरक्षित करवा सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड के बाद आता है आपका सिल्वर, गोल्ड के बाद आता है वो सिल्वर, वो मिलता है आपके एसएजी, एसएजी और एचएजी।
ग्रेड के अधिकारियों के बाद। उसके बाद आपका मिलता है ब्रोंज। ब्रोंज मिलता है आपके जेईजी ग्रेड के अधिकारियों के लिए। इनके पास के खो जाने पर इनकी राशि भी तय की गई है। राशि आपके इसमें गोल्ड के लिए 26,113 रुपये हो जाती है और सिल्वर के लिए आपके यहाँ 4,964 रुपये हो जाती है और ब्रोंज के लिए आपके यहाँ 4,960 रुपये, यानी सिर्फ 4 रुपये का फर्क है आपके सिल्वर और ब्रोंज में। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, 2 बर्थ बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 31 की बात करेंगे। व्हाट इज निर्वाण एसोसिएट विथ, निर्वाण किससे संबंधित है, तो ऑनलाइन शिकायतों के निवारण से संबंधित है। व्हाट इज निर्वाण एसोसिएट विथ, निवारण किससे संबंधित है, तो ये शिकायतों का ऑनलाइन निवारण करना, यानी कि ऑनलाइन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, शिकायतों का ऑनलाइन निवारण, इससे ये संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे 32 की। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय रेलवे सर्वेंट। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम रेलवे कर्मचारी द्वारा उपहार करने से संबंधित है। यहाँ उपहार के लिए पूछा गया है, तो उपहार के लिए 13 हो जाता है और 13 ए है वो दहेज के लिए हो जाता है। और यहाँ जो 15 पूछा गया है, यहाँ जो 15 ए होता है वो आपके सरकारी क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है। ये जो 11 है ये आरटीआई से रिलेटेड है, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट से रिलेटेड है। आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005, आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 से ये 11 यानी आरटीआई एक्ट से रिलेटेड है, 12 आपके अंशदान से रिलेटेड है। तो यहाँ उपहार के लिए पूछा गया था, तो उपहार के लिए 13 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। अंडर द पॉलिसी ऑफ बेस्ट अमोंग failed candidate for SC and ST employee, how much minimum percentage of marks have to be secured by them of allotted marks in written test। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए असफल उम्मीदवारों में सर्वश्रेष्ठ की नीति के तहत उन्हें लिखित परीक्षा में आवंटित अंकों का न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक सुरक्षित करना होगा। तो इसके लिए 20% है, इसके लिए 20% है, इसके लिए कितना है 20% है। ये इस तरह से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 लिखा हो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये 20% को ही इंगित कर रहा है, यानी कि ये 20% है, तो 20% आप ध्यान रखिएगा। यहाँ अपन 0.1 को 10% मानेंगे, 0.3 को 30% मानेंगे और 0.4 को 40% मानेंगे। तो यहाँ 20% आपका 20% राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है जो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 34। इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अवैध हड़ताल और तालाबंदी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में प्रदान की गई है। तो ये आपके सेक्शन 24, ऑप्शन डी है जो आपका यहाँ राइट है। उसके बाद 35 है। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, नेशनल ट्रिब्यूनल, काउंसिल, लेबर कोर्ट। औद्योगिक विवाद के निपटारे का सही क्रम कौन सा है। औद्योगिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, सुलह और श्रम न्यायालय। तो यहाँ सबसे पहले आपका सुलह हो जाएगा, यानी काउंसिल सुलह, काउंसिल सेशन। उसके बाद आपका जो हो जाएगा लेबर कोर्ट यानी श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट। उसके बाद हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और उसके बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यानी नेशनल ट्रिब्यूनल। तो ये जो ऑप्शन ए है यही आपका राइट है, ऑप्शन ए है जो बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो 36 है। पास्चुराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क। पास्चुरीकरण दूध को गर्म करने की प्रक्रिया है। तो ये क्वथनांक से नीचे यानी बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन जो सी दे रखा है यहाँ बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैव बीन लिस्टेड आउट। औद्योगिक विवाद अधिनियम
1947 की किस अनुसूची के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया? तो ये फर्स्ट सूची के अंतर्गत, फर्स्ट जो अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल, उसके तहत किया गया है। तो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। हु इज द कंपोटेंट ऑथोरिटी एट द डिवीजन टू अप्रूव इंटर रेलवे ट्रांसफर्स? अंतर रेलवे स्थानांतरण को मंजूरी देने के लिए मंडल में सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो अपने डीआरएम साहब हैं। इसके लिए डीआरएम साहब हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद 39 है, अकॉर्डिंग टू 7 पे कमीशन व्हाट इज द फर्स्ट पे स्लैब इन लेवल 5? 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 5 में पहला वेतन स्लैब क्या है? लेवल 5 में जो लेवल 5 की बेसिक होती है वो आपके 29,200 रुपए होती है, 29,200 रुपए होती है। और ये जो 25,500 है ये आपके लेवल 4 की है, और ये 29,200 लेवल 5 की है। ये 30,100 कोई बेसिक नहीं है, स्लेब की बात है यहाँ, वेतन स्लेब की, तो ये स्लेब में नहीं आता है 28,200। तो यहाँ लेवल 4 के लिए 25,500 और 29,200 लेवल 5 के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। लेवल यहाँ 1 से लेवल 18 तक है। उसके बाद 40 है, फैक्चुअल जॉब एनालिसिस शुड बी कंडक्टेड फॉर हाउ मेनी कॉन्सेक्टिव हावर्स? यानी तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण लगातार कितने घंटों तक किया जाना चाहिए? तो ये 72 72 घंटे तक, 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक, 30 डेज, 72 घंटे। ऑप्शन सी है जो यहाँ, मतलब सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 41 है, हु हैज द पावर ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर द पोस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर? अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में पद को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये डीआरएम महोदय के पास भी है, एडीआरएम महोदय के पास भी है, और एसएजी ऑफिसर अधिकारी के पास भी, यानी तीनों के पास है। तो अपना ऑल यानी डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सभी। उसके बाद 42 है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ ए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर कैन बी एक्सेप्टेड बाय? एक जेजी अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किसके द्वारा स्वीकार की जा सकती है? तो वो रेलवे बोर्ड के द्वारा, वो रेलवे बोर्ड के द्वारा स्वीकार की जा सकती है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पीओचओडी, एजीएम और जीएम यहाँ रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 43 है, सीआरएस के लिए पूछा जा रहा है, यानी सीआरएस यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री? रेलवे सुरक्षा आयुक्त। सीआरएस किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है, द असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर सिलेक्शन पोस्ट विथ इन द कैडर विल इंक्लूड द एक्साइटिंग वैकेंसी एंड दूज एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ? कैडर के भीतर चयन पद के लिए रिक्तियों का मूल्यांकन में मौजूदा रिक्तियां और अगले महीने के दौरान प्रत्याशित रिक्तियां शामिल होंगी। तो ये अगले 15 महीने। ऑप्शन जो बी है यहाँ करेक्ट है। यहाँ चयन और गैर चयन, गैर चयन के लिए 12 मंथ हो जाएगा, और चयन के लिए यहाँ, चयन पद के लिए 15 महीने हो जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाता है, 44 में बी आंसर। उसके बाद 45 है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स क्वार्टर कैन बी रिटेन ऑन नॉर्मल रेंट आफ्टर रिटायरमेंट? सेवानिवृत्ति के बाद कितने महीनों तक क्वार्टर सामान्य किराए पर रखा जा सकता है? यदि आप सेवानिवृत्त हो गए तो सेवानिवृत्त होने के जो 4 महीने हैं तब तक आप सामान्य किराए पे रख सकते हैं, और अगले जो 4 महीने हैं वो डबल रेंट पे यानी डबल एचआरए पे, डबल रेंट पे अगले जो 4 महीने हैं वो डबल रेंट है। सामान्य किराए पर 4 महीने, और इससे अगले जो 4 महीने हैं वो डबल रेंट पे हैं, वो डबल रेंट पे यानी दुगने एचआरए पर। तो सामान्य किराए के लिए यहाँ पूछा जा रहा है, तो सामान्य किराए के लिए प्रथम 4 महीने, और यहाँ डबल किराए के लिए पूछा जाता तो उससे अगले के 4 महीने, यानी 8 महीने तक रखा जा सकता है। लेकिन 8 महीने में शर्त यह है कि जो शुरू के 4 महीने हैं वो सामान्य किराए पे हैं, और नेक्स्ट के जो 4 महीने हैं वो डबल किराए पे हैं। 46 की बात करेंगे, तो यहाँ क्या पूछा गया था? यहाँ सामान्य किराए पे पूछा गया था, तो 4 मंथ्स, सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 46 है, विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इश्यूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन?
डीम्ड निलंबन का आदेश जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग करना आवश्यक है? तो डीम्ड सस्पेंशन के लिए यहाँ आपका SF2 हो जाएगा। डीम्ड सस्पेंशन के लिए आपका यहाँ SF2 हो जाएगा। ये जो SF1 है ये निलंबन के लिए आता है। ये जो इसमें आंसर की में जो ए कर रखा है ये गलत है। यहाँ SF2 आता है डीम्ड सस्पेंशन के लिए और SF आता है निलंबन के लिए। SF3 जो आता है वो निर्वापतों की स्वीकृति और SF4 है जो निलंबन से बहाली। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था? डीम्ड सस्पेंशन के लिए पूछा गया था, तो SF2 हो जाएगा, यानी बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा ए आंसर यहाँ गलत हो जाता है। SF7 है वो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है। SF5 है वो मेजर पेनल्टी के लिए है और SF11 है वो माइनर पेनल्टी के लिए है। उसके बाद 47 है विच रूल्स प्रोवाइड फॉर condonation of delay when revision petition is not prepared within the time limit under DAR। जब डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 के तहत समय सीमा के भीतर पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं की जाती तो कौन से नियम देरी की माफी का प्रावधान करते हैं? तो इसके लिए 27 है, रूल नंबर 27 है जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो डी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाता है। उसके बाद 48 है नेशनल लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानून दिवस है जो आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट है। 30 अक्टूबर को आपको विश्व बचत दिवस मनाया जाता है और ये बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती जिसको ज्ञान दिवस बोला जाता है, 14 अप्रैल को ज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा जो दिवस यहाँ पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं 20 अगस्त का पूछा जाता है, सद्भावना दिवस होता है ये 20 अगस्त को। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपके योग दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को आपके इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो ये मोस्ट दिवस थे जो अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ रेल दिवस भी पूछा जाता है जो 16 अप्रैल को मनाया जाता है, रेल दिवस। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? यानी विच आर्टिकल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित हो तो ये 323 ए है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 50 है वेरी ए सिलेक्शन पैनल हैज बीन अप्रूव्ड बाय ADRM द प्रपोजल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द पैनल इज टू बी डन बाय विच एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जहां एक चयन पैनल को ADRM द्वारा अनुमोदित किया गया है, पैनल में संशोधन का प्रस्ताव किस उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाना है? अगर ADRM अनुमोदित करता है तो उसके लिए जो संशोधन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी हैं वो अपने DRM साहब हो जाएंगे। DRM साहब हो जाएंगे, तो ADRM से DRM। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय स्टाफ बेनिफिट फंड। स्टाफ बेनिफिट फंड यानी SBF, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, SBF की जो फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड होती है, और ये रेलवे में आपके 1931 में आया था। रेलवे में कहाँ आया था? 1931 में आया था। और स्टाफ बेनिफिट के जो डिवीजन लेवल पर जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो सीनियर DPO साहब होते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है। और इसकी जो राशि थी, अंशदान की जो राशि थी, पहले ये 500 रुपये थी, करंट में इसकी जो राशि है वो 800 रुपये है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है और करंट की राशि 800 के अकॉर्डिंग ही उत्तर देना है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से कौन कर्मचारी लाभ निधि के अंतर्गत नहीं आता है? तो देख लेते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये आपके कर्मचारी लाभ निधि के अंतर्गत यानी स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत आता है। खेल विधियों को बढ़ावा देना, ये भी आता है। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना, ये भी आता है। स्टेशन पर जो स्वच्छता को बढ़ावा देना है, वो स्टाफ बेनिफिट फंड के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही आपका यहाँ राइट में यानी कि डी आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। स्टाफ बेनिफिट फंड, हाँ, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 52 में जो आंसर लेंगे हम, वो डी ऑप्शन लेंगे। इसके बाद बात करेंगे 52 की। ट्रेनिंग ओब्लिक एचआरडी कम्स अंडर विच प्लान हेड? प्रशिक्षण एचआरडी किस योजना मद के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो प्लान हेड है, ये ट्रेनिंग एंड एचआरडी कम्स यानी ट्रेनिंग और एचआरडी के लिए प्लान हेड 65 आता है। और ये जो 51 है, ये वेलफेयर के लिए आता है। प्लान हेड 51 है जो आपके वेलफेयर के लिए आता है। यहाँ पे जो और जो प्लान हेड पूछे जाते हैं उनमें इम्पोर्टेंट 53 है जो पैसेंजर एमिनिटीज के लिए आता है। उसके बाद यहाँ 52 है जो स्टाफ क्वार्टर के लिए आता है। उसके बाद यहाँ 21 है जो आरएसपी के लिए आता है। उसके अलावा 41 है जो आपके M&P मशीन एंड प्लांट के लिए आता है। 42 है जो आपके वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट के लिए आता है। तो यहाँ ये मुख्य मुख्य प्लान हेड है जो अक्सर एग्जामिनर पूछता रहता है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ग्रेड ऑफ ऑफिसर आर एलिजिबल फॉर सिल्वर पास? सिल्वर पास किस ग्रेड के अधिकारियों को मिलता है? सिल्वर पास आपके SAG ग्रेड के अधिकारी और HAG ग्रेड के अधिकारी यानी दोनों को मिलता है। तो यहाँ बहुत SAG और HAG। यहाँ अगर GM साहब हैं तो GM साहब को गोल्ड पास मिलता है। GM साहब को गोल्ड पास मिलता है। और GM साहब से ऊपर कौन है? GM साहब से ऊपर रेलवे बोर्ड है। तो रेलवे बोर्ड के अधिकारी और GM यानी GM साहब और GM साहब से ऊपर गोल्ड पास मिलता है। और यहाँ SAG और HAG ग्रेड के अधिकारियों को सिल्वर पास दिया जाता है। यहाँ JAG जो ग्रेड है इनको आपको ब्रॉन्ज पास दिया जाता है। ब्रॉन्ज सिल्वर जैसे आपके DRM साहब और कारखाने का CWM भी SAG ग्रेड में आते हैं तो इनको सिल्वर पास दिया जाता है। कई बार इनकी गुम होने की जो राशि है वो पूछ ली जाती है। तो इनकी जो गोल्ड पास है उसकी 26,113 रुपये है और सिल्वर पास की 4,964 रुपये है और ब्रॉन्ज की 4,960 रुपये है। ये 4 रुपये का यहाँ डिफरेंस है, ध्यान रखें। इसके बाद तो यहाँ आंसर क्या लेंगे? यहाँ बोथ SAG एंड HAG। उसके बाद हम बात करेंगे 54 की बात करेंगे। इन ये डिवीजन हॉलीडे होम इज अंडर रिवोल्यूशन अंडर विच एक्टिविस्ट ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड विल इट गेट फाइनेंशियल सपोर्ट? डिवीजन में हॉलीडे होम का नवीकरण किया जा रहा है। स्टाफ बेनिफिट फंड की किस गतिविधि के तहत इसे वित्तीय सहायता मिलेगी? तो इसमें संस्थान और क्लब आदि में मनोरंजन सुविधाएं, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और मिश्रित, नॉन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मिश्रित है ये आपका सी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टाफ बेनिफिट फंड के लिए। तो यहाँ सी आंसर अपन ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ 55 की बात करेंगे। 55 में एज ए प्रोटेक्टिव गियर सर्वल स्टाफ ऑफ SNT, TRD एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट आर टू बी प्रोवाइडेड विंटर जैकेट। विंटर जैकेट्स के लिए प्रश्न आया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि विंटर जैकेट के लिए जो अपने को सुरक्षात्मक गियर के रूप में SNT, TRD और मैकेनिकल विभाग के कई कर्मचारियों को शीतकालीन जैकेट प्रदान किए जाने हैं। यहाँ पे इनके लिए जो ऑथेंटिक है वो 2500 रुपये है और ये 2 साल पे मिलते हैं यानी 2 साल का अंतराल होता है इसमें 2500 रुपये का शीतकालीन जैकेट के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड एवरी 2 ईयर, ये इसे 2 साल में प्रदान किया जाना है, बिल्कुल सही है। और अप्रोक्स कॉस्ट शुड बी RS 2500 रुपये, ये भी यहाँ सही है। तो बोथ A एंड B करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आंसर यहाँ बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 56 की बात करेंगे। व्हाट इज द एक्स ग्रेटिया अमाउंट एडमिसिबल फॉर डेथ ओकरिंग वाइल ऑन ड्यूटी इन द स्पेसिफाइड हाइट एटीट्यूड unsexual border post etc on account of natural डिस्टार्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस प्राकृतिक आपदाओं अत्यधिक मौसम की स्थिति के कारण निर्दिष्ट ऊंचाई दुर्गम सीमा चौकी आदि पर ड्यूटी के दौरान वाली मृत्यु की अनिवार्य स्वीकार्य राशि क्या है। देखिए यहाँ पे जो 20 लाख मिलते हैं, 20 लाख जो मिलते हैं वो डीसीआरजी की राशि होती है, डीसीआरजी की। और उसके बाद जो 25 लाख मिलते हैं वो एक्स ग्रेटिया के लिए मिलते हैं। 35 लाख जो मिलते हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए मिलते हैं। और 45 लाख जो मिलते हैं वो आपके युद्धस्थ सीमा पर आदि में युद्ध की कार्रवाई के दौरान मारे गए कर्मचारी के लिए है। तो ये यहाँ प्राकृतिक आपदाओं के लिए 35 लाख है और युद्ध क्षेत्रों में या सीमा पर युद्ध कार्रवाई के दौरान युद्ध की कार्रवाई के दौरान मारे गए कर्मचारी के लिए 45 लाख है। एक्स ग्रेटिया के लिए 25 है और डीसीआरजी के लिए 20 लाख है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूछा गया है तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए 35 लाख हैं जो कि ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। ये एक्स ग्रेटिया की राशि है 25 लाख और ये 45 लाख जो युद्ध के दौरान मारे जाते हैं उनके लिए है। 15 लाख का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। यहाँ 20 लाख है जो डीसीआरजी की राशि है, डीसीआरजी के लिए दी जाती है। तो यहाँ राइट आंसर प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूछा था तो 35 लाख हो जाएगा। उसके बाद 57 की बात करेंगे। विच ऑफ दीज डिडक्शन अंडर सेक्शन 7 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट इज नॉट ऑथराइज्ड। वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 7 के तहत इनमें से कौन सी कटौती अधिकृत नहीं है। जुर्माने में कटौती, ये तो गलत हो जाएगा। वेतन भुगतान अधिनियम की, वेतन भुगतान अधिनियम यानी वेतन भुगतान अधिनियम एक्ट था 1936। वेतन भुगतान अधिनियम है 1936 है, उसकी जो धारा 7 है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स आयकर के भुगतान के लिए कटौती, ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंक्रीज बीमा के भुगतान के लिए कटौती, ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर्टी वर्दी और संपत्ति के भुगतान के लिए कटौती, ये बिल्कुल यहाँ राइट हो जाता है। तो ऑप्शन डी जी यहाँ करेक्ट आंसर है। 58 की बात करते हैं। प्रिंसिपल बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज एट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो ये जबलपुर में है। ये मध्य प्रदेश की जो उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ है वो जबलपुर में है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 59 है। पीएलडब्ल्यू, पीएलडब्ल्यू का मतलब यहाँ हो गया पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स ऑफ इंडियन रेलवेज इज सिचुएटेड एट। भारतीय रेलवे का पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, तो ये पटियाला में है। तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 60 है। विच रूल अंडर इक्वल Remuneration Act 1976 इंस्ट्रक्ट इक्वल रिम्यूनरेशन टू मेन एंड वुमेन वर्कर्स फॉर द सेम वर्क। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान काम के लिए समान वेतन के अंतर्गत कौन सा नियम समान कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का निर्देश देता है। यानी समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बना था और ये महिला और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान पेमेंट की यहाँ बात की गई थी। जब उसी कार्य को पुरुष करता है तो उसको उसी के अनुरूप महिला को पेमेंट दिया जाना चाहिए। ये रूल आपके 4 में है, ये रूल आपके 4 में है। तो 4 यहाँ डी में है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 61 है। द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियली इंटरमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट 19। इंडियन रेलवे एक्ट था वो 1989 में बना था, ये आप देख सकते हैं रेलवे एक्ट 1989 में। इसमें अनिवार्य रूप से अंतरायिक का वर्गीकरण यानी कि ये जो एसेंशियली इंटरमेंट है जो क्लासिफिकेशन किया गया था HOER का, HOER का यानी हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, ये आपके 2005 में संशोधित हुआ था। और इसमें 4 प्रकार का ये होता है। इसमें आपका इंटेंसिव है, कंटिन्यूस है, EI है और एक आपका एक्सक्लूडेड है। जिसमें ये EI की बात कर रहा है, एसेंशियली इंटरमीडिएट। तो भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो ये 130 बी में परिभाषित किया गया है, 130 बी में, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो बी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाता है। 62 की बात करेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी मजदूरी भुगतान अधिनियम किस धारा के अंतर्गत आती है, तो ये सेक्शन 3 में आती है। ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेजेज एक्ट
63 है, एक्सेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये आपके आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन। 12 अक्टूबर 2005 से 2005 से ये पूरे देश में लागू है, ये पूरे देश में लागू है। और इसमें आप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा करके आप सरकारी दफ्तरों में कार्य की जो तय सीमा है या किसी भी प्रकार की जानकारी है उससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं 10 रुपए के पोस्टल। इसकी जो समय सीमा है जवाब देने की वो 30 दिन होती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में या जीवन से जुड़े मुद्दों के मामले में ये जानकारी आपको 2 दिन में भी दी जा सकती है, यानी 48 घंटे में भी ये जानकारी आपको दी जा सकती है। 48 घंटे का मतलब 2 दिन। तो यहाँ जो पूछा गया है वो द्वारा सूचना के प्रकटीकरण के छूट के लिए पूछा गया है, जो कि सेक्शन 8 आता है, इसका सेक्शन 8 आता है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल यहाँ करेक्ट दे रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच इज द एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स टू द मीडिया इन इंडिया। केंद्र सरकार की कौन सी एजेंसी है जो भारत में मीडिया को सरकारी नीतियों और परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करती है? तो वो आपकी पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाता है। यहाँ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यहाँ गलत हो जाएगा, और AIRF है यहाँ, ऑल इंडिया रेडियो भी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB है, यहाँ करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 है, इन ए PNM मीटिंग व्हाट मैटर कैन नॉट बी डिस्कस्ड। PNM बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती है? PNM परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ये आपके 1952 में वीवी गिरी यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, संयुक्त वार्ता तंत्र, ये आपके डिवीजन लेवल और आपके जोनल लेवल और आपके रेलवे बोर्ड लेवल, तीनों स्तरों पे होती है। जी, डिवीजन लेवल पर आपके DRM साहब हो जाएंगे, जोनल पे GM साहब हो जाएंगे, और रेलवे बोर्ड पे CRB हो जाएंगे, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, जो कि वर्तमान में श्रीमती जयश्री मुन्ना है, जो कि आपके 1 सितंबर 2023 से है। इसकी मीटिंग 3 महीने में एक बार यानी साल में 3 महीने में एक बार यानी साल में 4 बार होती है, साल में 4 बार होती है, 3 महीने में एक बार, जो कि आपके जोनल लेवल और रेलवे बोर्ड लेवल पर। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है PNM बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती है? अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में, यहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में चर्चा नहीं की जा सकती है। ट्रांसफर परटेनिंग टू इंडिविजुअल रेलवे, व्यक्तिगत रेलवे कर्मचारी से संबंधित स्थानांतरण, ये भी यहाँ नहीं की जा सकती है। A और B दोनों पर चर्चा की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। A और बोथ A एंड B कैन नॉट बी डिस्कस्ड, A और B दोनों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। चर्चा की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, ये बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 66 है, इफ द पैसेंजर इज मोर देन 100 ईयर ऑफ एज व्हाट विल बी द एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन। यदि व्यक्ति पेंशन भोगी की आयु 100 वर्ष से अधिक है तो पेंशन की अतिरिक्त मात्रा क्या होगी? देखिए इस पूरे पेपर में एक है कि इस तरह से ये अंक लिखे हुए हैं, ये CBT टेस्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें। इसमें एक का मतलब यहाँ 100% है, और यहाँ 2 का मतलब 20% है, और यहाँ 75% है, और यहाँ 50% है। अब यहाँ शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे हम 80 से 85। 80 से 85 के लिए 20% होता है, 85 से 90 के लिए आपका 30% होता है, और 90 से 95 के लिए आपका 40% होता है, और 95 से 100 के लिए आपका 50% होता है, और 100 से अबव के लिए आपका 100% होता है। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है, पेंशन की आयु 100 वर्ष से अधिक है, तो 100 वर्ष से अधिक के लिए
सो 100% हो जाएगा। तो ये जो सी आंसर है, माफी चाहूंगा साथियों, सॉरी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 100%। यहाँ जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 100%। उसके बाद हम बात करेंगे 67, सुपरमेन्यूरी पोस्ट कैन बी क्रिएटेड एज पर विच पैरा ऑफ इंडियन रेलवे एस्टाब्लिशमेंट मैनुअल। एस्टाब्लिश इंडियन रेलवे एस्टाब्लिशमेंट मैनुअल के किस पैरा के अनुसार अतिरिक्त पद सर्जित किया जा सकता है? तो ये जो 1303 है बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 68 है, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट यूज्ड इन ओथ ऑफ एलिजियंस। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द निष्ठा की शपथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? वफादारी, ईमानदारी से, निपक्ष से। यहाँ जो समर्पित है ये शब्द यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ शपथ के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। समर्पित यानी डेडिकेटली समर्पित, जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 69 है, हु इज द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। पश्चिमी रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कौन है? तो यहाँ WR के PCPO साहब पूछे गए हैं। PCPO साहब पूछे गए हैं, कौन है? आप भी जिस जोन में है वहाँ के PCPO साहब का नाम ध्यान रखें। तो यहाँ WR के PCPO साहब पूछे गए हैं, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर यहाँ SK अलबेला जी हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं 70, व्हाट परसेंटेज ऑफ पे इज द मंथली कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉई अकॉर्डिंग टू न्यू पेंशन स्कीम। नई पेंशन योजना के अनुसार किसी कर्मचारी द्वारा वेतन का कितना प्रतिशत मासिक योगदान होता है? देखिए यहाँ संशोधित कर लेते हैं, जो 0.1 है ये 10% है, ये 18% है, और ये 8% है, और ये 14% है। तो ये जो 14% है ये तो नियोक्ता या रेलवे के द्वारा दिया जाता है, और ये 10% है ये कर्मचारी के द्वारा दिया जाता है, और यहाँ 18 का और 8 का कोई औचित्य नहीं है। तो ये क्या है? बेसिक और डीए का दिया जाता है। तो बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए 10% तो होता है कर्मचारी का, और बेसिक प्लस डीए का 14% होता है रेलवे का या नियोक्ता का। आप रेलवे में है तो रेलवे का मान लीजिए, रेलवे का 14, तो ये टोटल 24% कंट्रीब्यूशन होता है हर महीने। ये क्या है? ये एनपीएस है। ये क्या है? ये एनपीएस है, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि आपके 1/1/2004 से लागू हुई थी। किन कर्मचारियों के लिए लागू हुई थी? जो कर्मचारी 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं उन कर्मचारियों के लिए एनपीएस की व्यवस्था है। पहले ये न्यू पेंशन स्कीम थी, पहले क्या था? ये न्यू पेंशन स्कीम था। अब इसको क्या कर दिया गया है? नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया है। यहाँ ये ध्यान रखें, इसमें 2 टीयर होते हैं, ये भी यहाँ ध्यान रखें। 2 टीयर होते हैं, फर्स्ट टीयर एंड सेकंड टीयर, 2 टीयर होते हैं, फर्स्ट टीयर एंड सेकंड टीयर। कई बार दोनों का कंट्रीब्यूशन पूछ लिया जाता है, दोनों का मिला के कितना होता है? तो 10 और 14 24% होता है। उसके बाद 71 की बात करेंगे। 71 है, स्टाफ बेनिफिट फंड इज गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ विच चैप्टर ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम फर्स्ट। स्टाफ बेनिफिट फंड इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड फर्स्ट के किस अध्याय के प्रावधानों द्वारा शासित होता है? तो यह अध्याय 8 के द्वारा होता है, अध्याय 8 के द्वारा। 8 आपका ऑप्शन डी में है, जो कि राइट आंसर है। उसके बाद हम 72 की बात करेंगे। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज शुड बी इन ए फैक्ट्री टू प्रोवाइड क्रेचेज सर्विस। क्रेचेज सेवा के प्रदान करने के लिए कारखाने में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ जो महिला कर्मचारियों के लिए है वो 30 की संख्या होनी चाहिए, 30 या 30 से अधिक, 30 प्लस। और फर्स्ट एड बॉक्स के लिए 150 या 150 प्लस, और कैंटीन के लिए 250 या 250 प्लस, यानी कर्मचारियों की संख्या। ये पालनगर के लिए है 30 महिलाएं। यदि किसी कारखाने में या शॉप में 150 या 150 से अधिक काम करते हैं तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि किसी कारखाने में
250 या 250 प्लस कर्मचारी काम करते हैं तो वहाँ 250 पर कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, और 500 पे 500 या 500 प्लस पे एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस और एक वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये तीनों की व्यवस्था होनी चाहिए। और 1000 या 1000 प्लस है तो चीफ सेफ्टी ऑफिसर यानी सीएसओ की, चीफ सेफ्टी ऑफिसर सीएसओ की नियुक्ति होनी चाहिए। ये यहाँ लागू है। तो यहाँ 30 के लिए पूछा था, तो 30 अपनी यहाँ महिलाएं हैं, तो सी आंसर आ जाए। ये क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, यदि कोई महिला है तो ये पालनागर की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि बच्चा वहाँ खेलता रहे, सोता रहे, दूध पीता रहे, मस्ती करता रहे, और महिला आराम से कारखाने में काम करती रहे। तो ये पालनागर में अपने बच्चे को छोड़ के महिला ड्यूटी कर सकती है। इसलिए यहाँ 30 महिलाओं पे एक पालनागर की, जिसको अपन क्रेचेस बोलते हैं, उसकी व्यवस्था की गई। तो सी आंसर यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 73 है। 73 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एज पर आरबी लेटर, आरबी नंबर 206/2000 स्टाफ कैन बिकम सरप्लस ड्यू टू टोटल और पार्शियल क्लोजर ऑफ एक्टिविटीज। सेकंड है टोटल और पार्शियल और री इंजीनियरिंग ऑफ प्रोसेस वर्क मेथड्स। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है आउटसोर्सिंग ऑफ सम एक्टिविटीज टोटली और पार्शली। आरबी 2006/2000 के अनुसार कर्मचारी अधिशेष हो सकते हैं। पहला है यहाँ गतिविधियों का पूर्ण या आंशिक समापन, प्रक्रियाओं या कार्यों विधियों का पूर्ण या आंशिक पुनर्विजन, और तीसरा है आधुनिक प्रौद्योगिकी का परिचय। चौथा है कुछ गतिविधियों की पूर्ण आंशिक रूप से आउटसोर्सिंग। तो ये चारों ही सही हैं और चारों ही क्रमबद्ध हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही सही हैं और चारों ही क्रमबद्ध हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन में यही पूछा गया है, तो जो डी दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 73 में। उसके बाद 74 है, हु इज द कंपोनेंट ऑथोरिटी टू अप्रूव एनओसी फॉर ऑब्टेन पासपोर्ट इन द डिवीजन। मंडल में पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार कौन है? सीनियर डीपीओ, बिल्कुल राइट। ये डीआरएम साहब, ये भी राइट। डीआरएम साहब, ये भी राइट, यानी ऑल, सभी ये तीनों सही हैं, तो ऑल हो जाएगा। ऑप्शन डी है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेवेंटी फाइव है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ कंप्लेंट्स कमिटी for prevention of sexual harassment of working women in the workplace. It should be headed by women. Not less than one third should be women. थर्ड है इसका, it should involve a third party which statements आर करेक्ट। कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए शिकायत समिति की संरचना के बारे में लिंक पर विचार करें करते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता महिला को करनी चाहिए, बिल्कुल राइट है। 1/3 से कम महिलाएं नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल होना चाहिए, ये भी यहाँ सही है। इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल होना चाहिए, तो यहाँ पहला और तीसरा बिल्कुल राइट है। तो ये सी आंसर है जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो रेलवे सर्विस एंड कंडक्ट रूल 1966 है, इसका जो थर्ड सी है वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेलवे फीमेल एम्प्लॉय के लिए वर्क पैलेस पे, उसके लिए यहाँ संबंधित को 10 दिन में, इस कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की गई है उसको 10 दिन में अपना जवाब देना जरूरी होता है, और कमेटी 3 महीने में इसकी कार्रवाई पूरी कर लेती है, यानी कि 90 डेज। ये भी यहाँ ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है 76 है, LAP लिव ऑन एवरेज पे ऑफ ए रेलवे सर्वेंट विल बी क्रेडिट विथ हाउ मेनी डेज इन ए ईयर। एक रेल कर्मचारी की LAP एक वर्ष में कितने दिनों तक जमा की जाएगी? तो एक वर्ष में ये 30 मिलती है। जनवरी से जून तक ये आपको 15 मिलेगी, और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक आपको ये 15 मिलेगी। इस प्रकार से ये 15 और 15 30 LAP एक साल की मिलती है। एक दिन की हिसाब से इनको अगर आप काउंटिंग चाहते हैं तो 30 में 12 का भाग दे लीजिए, या जो 15 दिन की मिलती है, या 15 में 6 का भाग डिवाइड कर लीजिए, एक ही बात है। तो ये आपके 2.5 LAP पर मंथ काउंट होती है। 2.5 LAP
पर मंथ काउंट होती है, कई बार पूछा भी जाता है 1 महीने की कितनी एलएपी काउंट होती है, तो ये 2.5 एलएपी 2.5 2.5 दिन की एलएपी काउंट होती है। इसके अलावा जो आपको एलएचएपी मिलती है, एल एच ए पी एलएचएपी मिलती है, वो होती है लिव ऑन हाफ एवरेज पी। ये आपको 20 मिलती है, ये भी 10-10 के टुकड़ों में मिलती है। लेकिन ये क्या है, ये पेमेंट के लिए आपको डबल कटवानी पड़ती है। जैसे 3 दिन की सिक लेने के लिए आपको 6 एल एच ए पी कटानी पड़ती है, डेबिट करवानी पड़ती है। तो ये एलएचएपी आपके 10 और 10 यानी 10 जनवरी से जून तक 10 और 10 दो टुकड़ों में मिलती है, तो ये 20 मिलती है। दोनों ही यहाँ ध्यान रखें। टोटल आप 300 एलएपी जोड़ सकते हैं सेवानिवृत्ति तक, और 300 एलएपी का ही सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण होता है। यदि आप 300 से ज़्यादा जोड़ते हैं, 300 से आप ज़्यादा जोड़ते हैं, तो वो आपके लैप्स हो जाएगी, वो आपके लैप्स हो जाती हैं। इसके अलावा जो एलएचपी है, वो आप सेवानिवृत्ति तक अनलिमिटेड जोड़ सकते हैं, वो सेवानिवृत्ति तक अनलिमिटेड जोड़ सकते हैं एलएचपी। ये भी यहाँ ध्यान रखें। उसके बाद डबल सेवन है, क्वेश्चन नंबर, वेरी इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिचुएटेड। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? तो ये पुणे में है। वडोदरा में क्या है? वडोदरा में नायर है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में आरडीएसओ है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यहाँ मुख्य मुख्य अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर नासिक में है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर नासिक में है। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद में है, ये भी यहाँ ध्यान रखें। 78 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन एन एम्प्लॉय मे बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए किसी कर्मचारी को निलंबित माना जा सकता है? पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, ये तो गलत हो जाएगा। पूछताछ के लिए पुलिस आपको बुला सकती है, उसमें कर्मचारी को निलंबित नहीं माना जाता है। यातायात उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है, उसमें भी आपको निलंबित नहीं माना जाएगा। 12 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा गया है, उसमें भी आपको निलंबित नहीं रखा जाता है। लेकिन यदि आप 48 घंटे से ज़्यादा रह गए, 48 घंटे का मतलब आप यहाँ 2 डेज, अगर आप 48 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रह गए तो आपको स्वतः ही निलंबित मान लिया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल यहाँ आपका करेक्ट है। उसके बाद 79 की बात करेंगे, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन प्रिस्क्राइब्ड इन रिक्रूटमेंट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। विकलांग व्यक्तियों के लिए भर्ती में आरक्षण की मात्रा क्या है? तो जो ये विकलांग व्यक्ति हैं, इनके लिए पहले आरक्षण 3% था, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। पहले ये 3% था, अब जो करंट में है वो 4% है। अब जो करंट में है वो 4% है, तो आप 4 पे टिक मारिएगा। ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आता है, शायद इस पेपर में भी आएगा, वहीं पे चर्चा करेंगे। 80 है, 80 क्या है? टू क्लेम द सीटीजी इन रिगार्ड टू सर्विंग एम्प्लॉय जनरली आफ्टर द ट्रांसफर इज ordered, द पर्सनल इफेक्ट शैल बी मूव्ड विद इन हाउ मेनी डे ओब्लिक मंथ्स। किसी भी कर्मचारी को अगर कम कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट लेना है, तो स्थानांतरण आदेश आने के कितने महीनों के अंदर उनको अपना घर का सामान नए स्थान पर ले जाना जरूरी होगा? तो उसका जो समय पीरियड है वो 6 मंथ है, वो 6 मंथ है, 6 महीने, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी यहाँ राइट हो जाएगा। 81 की बात करते हैं, 81, विच अथॉरिटी इज हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अप्रेजल ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी कर्मचारी के वार्षिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कौन सा प्राधिकारी सर्वोच्च प्राधिकारी होता है? यानी कि अपार के लिए, अपार।
APR, APR, अप्रेजल परफॉर्मेंस, सॉरी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। और पहले इसको क्या बोलते थे, पहले इसको ACR बोलते थे, पहले क्या बोलते थे इसको, ACR, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये ACR से APR में कब कन्वर्ट हुई, ये आपके 1/9/2008 को कन्वर्ट हुई। और इसमें जो वेरी गुड का जो बेंच मार्क लागू हुआ, वेरी गुड का जो बेंच मार्क लागू हुआ वो कब लागू हुआ, वो आपके 25 जुलाई, वो आपके 25 जुलाई 2016 को लागू हुआ। सॉरी 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 साथियों, 25 जुलाई 2016 को लागू हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट बताता रहता हूँ मैं वीडियो में, तो इनको आप इसे से ध्यान रखें। 25 जुलाई 2016 को लागू हुआ और 7 पे कमीशन आपका 1/1/2016 को लागू हुआ। और ये जो वेरी गुड का बेंचमार्क जो लागू हुआ वो 25 जुलाई 2016 को लागू हुआ। तो इसके लिए जो वार्षिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो आपका एक्सेप्टिंग अधिकारी होता है। वो आपका एक्सेप्टिंग यानी स्वीकृत पदाधिकारी, एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है यानी स्वीकृति पदाधिकारी, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सी है जो आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं 82 की। 82 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हु इज सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। यहाँ सेक्रेटरी साहब का नाम पूछ लिया गया है रेलवे बोर्ड का। तो जो सेक्रेटरी हैं रेलवे बोर्ड के वर्तमान, वो श्री अरुण नारायण जी है। ऑप्शन ए है ये जो यहाँ करेक्ट हो जाता है। यहीं अगर CRB का नाम पूछा जाता या CEO, CRB या CEO, तो CRB यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड एक ही बात है। तो श्री जया वर्मा सिन्हा, श्रीमती श्रीमती जया वर्मा सिन्हा वर्तमान में रेलवे बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड CRB हैं। और ये आपके 1 सितंबर 2023 से हैं। इससे पहले आपके अनिल कुमार लाहौटी हैं, इससे पहले अनिल कुमार लाहौटी थे, इससे पहले आपके अनिल कुमार लाहौटी थे। पूर्व वीडियो में मैंने गलती से इसको अशोक कुमार बोल दिया था, अशोक कुमार लाहौटी, तो आप संशोधित कर लीजिएगा। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप अनिल कुमार लाहौटी कर लीजिएगा। उसके बाद 83 है, व्हाट इज LDC ही कोटा फॉर स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए LDC कोटा कितना है, तो LDC कोटा आपके स्टेशन मास्टर के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए LDC कोटा कितना है, ये 15% है। कितना है स्टेशन मास्टर के लिए LDC कोटा, 15% है। और इसका मेडिकल कैटेगरी क्या होता है, तो मेडिकल कोट जो कैटेगरी होता है स्टेशन मास्टर के लिए वो A2 होता है, वो A2 होता है। ट्रेन मैनेजर गार्ड के लिए भी A2 होता है। लोको पायलट के लिए, लोको पायलट के लिए LP के लिए A1 होता है। वेलफेयर इंस्पेक्टर का C1 होता है। ट्रेकमैन का ट्रेकमैन का B1 होता है, ट्रेकमैन का B1 होता है। ये सारे पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बताया है। उसके बाद 84 की बात करेंगे। वंदे भारत ट्रेन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोच फैक्ट्री। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण निम्नलिखित में से किस कोच फैक्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। वंदे भारत का मतलब T18 था, अब इसको VB, कई जगह इसको VB बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। VB वंदे भारत। तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में किया जा रहा है, यानी ICF इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, वहाँ पे वंदे भारत का निर्माण किया जा रहा है। रिचार्ड डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये आपके लखनऊ में है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये आपके रायबरेली में है। और रेल कोच फैक्ट्री RCF ये आपके कपूरथला में है। यहाँ मार्च 2018 के बाद यहाँ ICF RCF कोचों का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, केवल अब LHB का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ वंदे भारत का निर्माण ICF फैक्ट्री में किया जा रहा है, चेन्नई, ICF इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ऑप्शन जो D है यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 85 है, यहाँ पे नाइट ड्यूटी शब्द को HOAR में निम्नलिखित के बीच ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है। HOAR यानी हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, 2005 में संशोधित हुआ था।
इसके पहले इसको हाउस ऑफ वर्क पीरियड ऑफ रेस्ट के नाम से जाना जाता था। प्रेजेंट में इसको हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। 4 प्रकार का होता है ये, इंटेंसिव, कंटिन्यूस, ईआई और एक्सक्लूडेड। ईआई और एक्सक्लूडेड 4 प्रकार का होता है। ये नाइट ड्यूटी शब्द को एचओआर में निम्नलिखित के बीच में ड्यूटी के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ नाइट का लिया गया है, यानी नाइट ड्यूटी से लिया गया है। नाइट ड्यूटी किसको माना जाता है? तो जो रात्रि के 10 बजे हैं, रात्रि के 10 बजे से लेकर के पीएम लिखेंगे, रात्रि के 10 पीएम से लेकर के सुबह 6 एएम, सो 6 एएम, एएम, यानी रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह तक 6 बजे तक के टाइम को, जो ये 8 घंटे का है, ये रात्रि समय माना गया है। और इसमें आपका फुल नाइट अलाउंस बनता है 8 घंटे का। फुल नाइट अलाउंस बनता है 8 घंटे का, रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक के नाइट ड्यूटी माना गया है। यहाँ पर किसी भी महिला रेल कर्मचारी को आप नाइट ड्यूटी अलाउंस नाइट ड्यूटी नहीं करवा सकते। उसका जो समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, सुबह 6 बजे से 6 एएम महिला कर्मचारी के लिए है ये टाइम। 6 एएम से लेकर के शाम के 7 बजे तक महिला कर्मचारी से काम में लिया जा सकता है। इसके बाद महिला कर्मचारी को रात्रिकालीन ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता, एक्ट 1948 के अनुसार। ये भी पूछा जाता है कि महिलाओं का जो टाइमिंग है वो कैसे क्या है। तो महिलाओं का टाइम सुबह 6 से लेकर शाम के 7 बजे तक महिलाओं को ड्यूटी के लिए काम में लिया जा सकता है, रात्रि के लिए नहीं लगाया जा सकता ड्यूटी पर महिलाओं को। तो ये ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 है, फुल फॉर्म ऑफ CGEGIS। यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है, CGEGIS। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, ये सही है। क्यों सही है? कि जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है, किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है, इसलिए ये डी ऑप्शन यहाँ लिया गया है। यहाँ सही क्यों नहीं है? यहाँ जो इसकी सही फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप, आई से इंश्योरेंस, और एस से सिस्टम नहीं होता है। एस से क्या होता है? स्कीम, SCHME, स्कीम होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है? सेंट्रल, इसलिए ये बी ऑप्शन गलत हो जाता है। ये गलत क्यों था? ये गलत इसलिए था कि इसमें इंफॉर्मेशन आ गया, तो इंफॉर्मेशन इसमें आता नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि इसमें भी ये सिस्टम दे दिया गया, यहाँ कंपनसेशन रेट दे दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसकी जो राइट फुल फॉर्म होती है, सी से होती है आपका सेंट्रल, जी से होती है गवर्नमेंट, ई से होता है एम्प्लॉय, और जी से होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो यहाँ क्या था? यहाँ सिस्टम लगा रखा था, इसलिए ये भी यहाँ गलत हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ डी ऑप्शन लिया गया है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है इसका, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ डी लिया गया है। उसके बाद 87 की बात करेंगे, हु इज कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट अंडर CGA और लेवल 7। लेवल 7 की बेसिक होती है आपके 44,900 रुपए, ग्रेड पे 4600। लेवल 7 के लिए CGA के तहत नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो CGA ग्राउंड पर, यहाँ CGA ग्राउंड की बात हो रही है, तो CGA ग्राउंड पर लेवल 7 के लिए आपके GM साहब हो जाएंगे। लेवल 7 के लिए CGA ग्राउंड पे आपके GM साहब हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ GM साहब हो जाएगा। ऑप्शन ए है जो बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। आजकल एक प्रश्न और धूम मचा रहा है, विधवा पुत्री या विवाहित पुत्री के मामले में कौन डिसीजन लेता है नियुक्ति के लिए? विधवा पुत्री हो या विवाहित पुत्री हो, उसके मामले में पहले GM साहब थे, लेकिन करंट में ये पावर DRM साहब के पास है।
तो प्रेजेंट में अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम DRM राइट करेंगे। यहाँ आंसर क्या लेंगे, यहाँ आंसर ए ऑप्शन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग circumstances of railway employee the CGA is not admissible। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में रेलवे कर्मचारी को CGA स्वीकार्य नहीं है। सुसाइड, सुसाइड के मामले में तो आपको नौकरी मिलेगी, यानी CGA ग्राउंड के आधार पे आपकी नौकरी मिलेगी। यदि रेल कर्मचारी सुसाइड कर लेता है तो उस स्थिति में तो उसके जो भी पुत्र है, पुत्री है, वाइफ है या जो भी उसका आश्रित, उसको नौकरी मिलेगी। चिकित्सीय अमान्यता हो जाती है तो उस स्थिति में भी CGA स्वीकार्य है। एक्सीडेंट में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसकी जगह पे उसके पुत्र हो, पुत्री हो, वाइफ हो, कोई भी हो, उससे आश्रित हो, कोई भी तो नहीं, उसका जो संबंधित आश्रित है वो उसके लिए स्वीकार्य है। यहाँ पे जो कंपलसरी रिटायरमेंट यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, यदि किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है तो उसके आधार पर वो CGA ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता है। अगर रेलवे कर्मचारी मेडिकल अनफिट हो जाता है तो CGA के लिए पात्र है, और कर्मचारी सुसाइड आत्महत्या कर लेता है तो भी वह CGA स्वीकार्य है, और एक्सीडेंट में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो भी है। लेकिन यदि उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है या ले ली जाती है तो उस स्थिति में CGA स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ C आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 89 है, द प्रिंसिपल कैनॉन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू, वित्तीय औचित्य का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये एक्सपेंडिचर से है। ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाता है। 90 है, द मैक्सिमम compensation net allowance which shall be guaranteed to an employee who is removed from service is 2/3 2/3 ऑफ कंपेंसेशन पेंशन, सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अधिकतम अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा, वह मुआवजे पेंशन का 2/3 होगा। तो 2/3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सी राइट हो जाता है। 91 है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फ्रॉम ए सेक्शन बोर्ड इज, चयन बोर्ड बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य कितने हैं, तो न्यूनतम चयन बोर्ड बनाने के लिए कम से कम 3 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। तो 3 सदस्य आपके ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो बी इज करेक्ट आंसर। 92 है, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ SLP, SLP का पूर्ण रूप क्या है, तो ये स्पेशल लीव पिटीशन होती है, और इसको डायरेक्ट कहाँ लगाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि SLP को डायरेक्ट कहाँ लगाया जा सकता है, तो डायरेक्ट इसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है। स्पेशल लीव पिटीशन, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, इस प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा है, स्पेशल लीव पिटीशन। इससे संबंधित जो दूसरा प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट का है कि इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है। 93 है, सेक्शन सेकंड ऑफ annual परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी शैल बी रिपोर्टेड अपॉन बाई, ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए APR की धारा सेकंड किसके द्वारा रिपोर्ट की जाएगी, तो जूनियर स्केल के द्वारा की जाएगी, जूनियर स्केल के द्वारा की जाएगी, जूनियर स्केल। ऑप्शन बी है जो यहाँ करेक्ट हो जाता है। 94 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी इन डिवीजन, संभाग में SBF समिति का अध्यक्ष कौन है, तो संभाग में डिवीजन लेवल पर सीनियर DPO साहब इसके अध्यक्ष होते हैं, सीनियर DPO साहब इसके अध्यक्ष होते हैं स्टाफ बेनिफिट फंड, स्टाफ बेनिफिट फंड के अध्यक्ष होते हैं। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो SBF की जो फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, और ये रेलवे में 1931 में स्टाफ बेनिफिट 1931 में लाया गया था, 1931 में स्टाफ बेनिफिट फंड को लाया गया था। जो इसकी करंट राशि है वो 800 रुपये है, प्रेजेंट में अंशदान की जो राशि है 800 रुपये है, पहले ये राशि 500 रुपये थी। उसके बाद 95 है, 95 क्या बोल रहा है, विच डे सेलिब्रेटेड इन सद्भावना डे, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, सद्भावना दिवस आपके 20 अगस्त को मनाया जाता है, सद्भावना दिवस आपके 20 अगस्त को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपके योगा दिवस मनाया जाता है।
21 जून को आपके योगा दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को आपके इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से हैं जो वेलफेयर, एपीओ वगैरह, सीनियर क्लर्क, इनमें ये पूछे जाते हैं दिवस। 96 है, स्वच्छता दिवस का भी कई बार पूछा गया है। तो 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। रेल दिवस आपके 16 अप्रैल को मनाया जाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे इसलिए बता दिया। प्लेसमेंट कमेटी इज फॉर्म्ड फॉर, प्लेसमेंट कमेटी का गठन किसके लिए किया गया? तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए है। ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। 97 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर टू बी ऑब्टेन इन द सिलेक्शन फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड एज आउटस्टैंडिंग, उत्कृष्ट घोषित होने के लिए चयन में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाने होंगे? तो ये 80%। 80%। इस प्रश्न पत्र में 0.75, 0.7, 0.6, 0.8 इस तरह का शब्दावली है, जो शायद ये सीबीटी टेस्ट है तो उस वजह से ये हुआ होगा मेरे हिसाब से। लेकिन आप इनको जैसे 8 है, 0.8 है तो इसको 80% माने। चयन में उत्कृष्ट घोषित होने के लिए चयन में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाने होंगे? तो 80% होने चाहिए। तो ये ऑप्शन जो डी है वो आपका ठीक है। उसके बाद 98 की बात करते हैं। अंडर विच डिसिप्लिन एंड अपील रूल कैन ये पिटिशन बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, किस डिसिप्लिन एंड अपील रूल नियम के तहत राष्ट्रपति को याचिका प्रस्तुत की जा सकती है? तो डिसिप्लिन एंड अपील रूल में जो रूल नंबर 31 है, इसमें डिसिप्लिन एंड अपील रूल में 31 नियम और 7 भाग होते हैं। 31 नियम और 7 भाग होते हैं। तो यहाँ जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 नियम के तहत राष्ट्रपति को जो याचिका प्रस्तुत की जाती है वो किस नियम के तहत की जाती है? तो रूल नंबर 31 के तहत की जाती है। ये रूल नंबर 31 आपका जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 99 है, हु इज मेंबर फाइनेंस ऑफ इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के सदस्य वित्त कौन है? यहाँ पे जो फाइनेंस के जो मेंबर हैं उनका अगर नाम पूछ लिया गया है तो रूपा श्रीनिवासन यहाँ भारतीय रेलवे के मेंबर हैं, जो कि ऑप्शन बी में नाम दिया हुआ है रूपा श्रीनिवासन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके पास 100 की बात करेंगे। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ओबीसी फॉर प्रमोशन, प्रमोशन के लिए ओबीसी के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो ये 0 हो जाएगी, क्योंकि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है वो सिर्फ एसटी और एससी को मिलता है। प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलता है वो एसटी और एससी को मिलता है। ओबीसी को यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है प्रमोशन में। तो यहाँ 0 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 0%। तो 0 आपके ऑप्शन ए में है, तो ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, चलिए यहाँ से राजभाषा के प्रश्न शुरू होते हैं। राजभाषा का यहाँ पहला प्रश्न है इस पेपर में, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यहाँ केंद्रीय हिंदी जो समिति है उससे संबंधित यहाँ 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये हमारे माननीय सम्माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय हिंदी समिति है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है? हम इसको नमक की ट्रिक से याद रखते हैं। नमक की ट्रिक से याद रखते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और ये 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। संविधान संशोधन था वो 71वां संविधान संशोधन था। 71वां संविधान संशोधन था। इसके बाद 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई,
जो कि आपके 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन थी? इसको अपन बोर्ड मास से याद रखते हैं। मैथ्स में चलता है बोर्ड मास। मैथ्स में क्या चलता है? बोर्ड मास का नियम चलता है। तो यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली 4 भाषाएं 2003 में जोड़ी गई। संविधान संशोधन था 92। इसके अलावा 1967 में एक भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। सिंधी जोड़ी गई थी, एक भाषा 1967 में जोड़ी गई थी। वो संविधान संशोधन था आपका 21वां। तो यहाँ पे ये 3 और 4 और ये 1, यानी शुरू में 14 भाषाएं थी। 14 भाषा के बाद ये 3, 4 और 1 बाद में जोड़ी गई 8 भाषाएं। तो इस हिसाब से ये टोटल 22 भाषाएं हैं। और ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और इन भाषा ये जो 22 भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में है। इनमें इंग्लिश है। इन 22 भाषाओं में जो अंग्रेजी भाषा है वो शामिल नहीं है। माफ करना साथियों, ये जो 22 भाषाएं हैं इनमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। और ये जो नेपाली भाषा है ये विदेशी भाषा है, विदेशी एकमात्र भाषा है जो इन 22 भाषाओं में शामिल है। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल हुई? तो ये 1992 में शामिल हुई। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ सी, 191992, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड है यहाँ राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत देश को कितने भागों में बांटा गया? राजभाषा यहाँ अधिनियम पूछा जा रहा है। तो अधिनियम है जो आपको बना था या पारित हुआ था 10 मई 1963 को। ये राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। और इसके ठीक 4 साल बाद, 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। 1967 को ये संशोधित हुआ था। इसके अलावा इसकी जो धारा 3(3) है राजभाषा अधिनियम की, धारा 3(3) है, यह आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। 1965 से 26 जनवरी 1965 से ये प्रभावी हुई थी। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963, यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। हिंदी के अनुसार क, ख और ग, और अंग्रेजी के अनुसार ए, बी व सी। तो यहाँ 3 आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, राजभाषा नियम किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? यहाँ राजभाषा नियम है और यहाँ राजभाषा अधिनियम है। तो राजभाषा नियम बने थे आपके 17 जुलाई 1976 को बने थे। 17 जुलाई 1976 को बने थे। अब तक ये 3 बार संशोधित हुए हैं, 1987, 2007 और 2011। और इसमें 12 नियम है, टोटल इसमें 12 नियम है। और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। यह तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि राजभाषा नियम किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजभाषा की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा की दृष्टि से जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपके सी क्षेत्र में आता है, यानी हिंदी के अनुसार ग क्षेत्र में आता है, यानी ग क्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी यहाँ आपका दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको जो प्रश्न आ गया तो यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। यानी क क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 11 आते हैं और ख क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 6 आते हैं। ये 11 और 17 होते हैं और इन 17 के अलावा जितने भी बचते हैं वो सी क्षेत्र में आते हैं। तो इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश क और ख में नहीं आते हैं, इसलिए ये ग क्षेत्र में आएगा। टोटल यहाँ हम बात कर रहे हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। यहाँ क में आपके 11 कौन कौन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, ये आपके 11 क में आते हैं। और ख में आपके पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली 6 इसमें आते हैं। तो यहाँ आंसर अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या हो जाएगा? ग क्षेत्र।
उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनमें हिंदी भाषा के विकास के लिए यहाँ पूछा गया है। हिंदी के लिए यहाँ टोटल आपके 343 से 351 तक टोटल 9 अनुच्छेद है। टोटल आपके 9 अनुच्छेद हैं। इन 9 अनुच्छेद में से 351 के लिए पूछा गया है। तो ये जो 351 है ये हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी के प्रचार प्रसार करना, हिंदी का विकास करना, ये अनुच्छेद 351 में आता है। ये जो आपका 344 है इसमें आयोग की स्थापना है, इसमें आयोगों की स्थापना है। 348 क्या है, 348 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, विधानसभा में अंग्रेजी के प्रयोग से है। और ये अनुच्छेद आपके भाग 6 में आता है। ये भी हिंदी से रिलेटेड है, ये भी हिंदी से रिलेटेड है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 351 हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 7 है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा से 10 होते हैं और लोकसभा से 20 होते हैं। तो 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के संसदीय समिति में टोटल मिला के ये 30 सदस्य होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, यहाँ प्रश्न क्या पूछा था, राज्यसभा के सदस्य पूछे थे, तो 10 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को जोड़ा गया। इसका विस्तृत वर्णन मैंने ऊपर कर दिया गया है। इसमें 4 भाषाएं बोडो, यानी कि आप इसको बोर्ड मास से याद कर सकते हैं, MAS, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये आपके 2003 में जोड़ी गई थी। और संविधान संशोधन था आपका 92वां। संविधान संशोधन कौन सा था, 92वां संविधान संशोधन था। तो यहाँ मैथिली कब जोड़ी गई, तो ये 2003 में जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन था, 92वां संविधान संशोधन था। तो यही पूछा गया है कि जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया। तो ये 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम आपके 10 मई 1963 को पारित हुआ। और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ। 10 मई 1900 संशोधित हुआ। एक यहाँ जो इसकी धारा 3(3) है वो कब से प्रभावी हुई, तो वो आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई। ये भी यहाँ पूछा जाता है। उसके बाद सुपरहिट और सबसे इंपॉर्टेंट और धूम मचाने वाला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय हिंदी समिति किसके अधीन आती है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। केंद्रीय हिंदी किसके अधीन आती है, केंद्रीय हिंदी समिति ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो श्री प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो चलो साथियों, ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर आपका अहमदाबाद डिवीजन का पूरा सोल्व कर लिया हमने। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए पेपर के साथ, एक नई तैयारी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।